सिटी की शान इस प्रोग्राम के तहत हम आज आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जो लोग फेसबुक चलाते हैं या जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से वो पूनम माटिया का नाम ज़रूर जानते होंगे। पूनम माटिया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे यहाँ आए। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपने मूल निवासी कहाँ के हैं और अपने शिक्षा के बारे में हमें बताइए। मैं दिल्ली की हूँ, बिल्कुल प्रॉपर दिल्ली की, दिल्ली करोल बाग की। वहीं पैदा हुई। मेरे पापा इनकम टैक्स ऑफिसर थे, हैं अभी, लेकिन मेरी शादी पे रिटायर हो गए। और मम्मी हरियाणा की हैं, पापा राजस्थान के हैं। मैं दिल्ली की हूँ और पढ़ाई भी सारी दिल्ली में हुई है। स्कूल करोल बाग में ही था और कॉलेज लेडी अविन कॉलेज से मैंने पढ़ा है। वहाँ से बीएससी होम साइंस ऑनर्स किया, फिर एमएससी न्यूट्रिशन किया। बीएड कर रही थी तो शादी हो गई, बीच में छोड़ दी। टीचर ने कहा कि हनीमून पे नहीं जाने देंगे जी, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी टेंशन ना लो, छोड़ दो, अगर दिक्कत है तो। छोड़ दी। लेकिन हाँ, तब तक मैं बीएड का काफ़ी पोर्शन कर चुकी थी। उसके बाद शादी के बाद मैंने दोबारा कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएड की, पूरी की इंग्लिश और बायोलॉजी में। और बाकायदा एक स्कूल में दिल्ली का है, आनंद निकेतन में, माउंट कार्मल, उसमें 11वीं-12वीं को पीजीटी टीचर थी मैं। उसके बाद दूसरी बेटी हुई जब, तो वो भी छोड़ दी जॉब। और फिर मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पूरा किया उसको। और जॉब करने की सोची थी, करना भी शुरू किया था, लेकिन हमारे फैमिली के साथ चलती नहीं थी। तो जॉब छोड़ के मैंने घर में ट्यूशन्स किए, साथ साथ में बहुत मार्केटिंग वगैरह का काम किया। शिक्षा के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसके बाद शिक्षा जो भी आपने किया है या बच्चों को पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस विषय में या जिस फील्ड में आपकी पहचान आज है, लेखन में और कविता में, शायरी में, इसकी शुरुआत आपने कब और कैसे की, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये सोचिए कि जो कीटाणु होते हैं ना किसी बीमारी के, वो अंदर ही रहते हैं तो वो कब बाहर निकल आए पता नहीं चलता। शायद बचपन से ही होगा। जो मैं आकाश में बैठ के रात को, जब हम छत पे सोया करते थे, छत पे जब सुबह सुबह बिल्कुल हल्की रोशनी होती है तो नींद खुल जाती है। नींद में आकाश में मैं तारों में और बादलों में छवि बनाती थी, और कितनी ही आपके से बिंब बन जाते थे कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ कोई शिकार कर रहा है। तो वो बिंब जो बनते थे, और तो कुछ सृजन होता रहता था। सोचिए, भूमिका वहीं से बनी, लेकिन शुरुआत बहुत देर से हुई। मैं स्कूल कॉलेज में, मेरी तो जो फ्रेंड्स हैं वो हैरान होती हैं कि तुमको इतनी अच्छी हिंदी आती है, तुमने हिंदी कब पढ़ी, कब लिखना शुरू किया, इतना कैसे लिख लिया। तो शुरुआत शादी के बाद ज़्यादा हुई। शादी के बाद, शादी से शुरुआत हुई। मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को कविताओं से पत्राचार करते थे, तो वो टूटी फूटी कविताएं ही आधार हैं। उसके बाद जब बच्चे हुए, बच्चों को स्कूल के लिए, स्टेज के लिए, प्रोग्राम के लिए लिख के देना, जो मैं लिखती थी बच्चे उसी को इनेक्ट करते थे। उसके बाद 2005 से मैं, हमारी संस्था है रुस्तगी सभा दिलशाद गार्डन, करीब 185 फैमिलीज़ हैं, तो उसकी मैं सांस्कृतिक सचिव बनी। तो वो मुझे 3 घंटे स्टेज संभालना होता था। उस स्टेज के लिए मुझे नाटक भी लिखना पड़ता था, ऐसा नाटक जो लोगों को बांधे रखे, कुछ शिक्षा भी दे, हंसाए भी। तो वो मैं नाटक लिखती थी, 15-15 मिनट की नाटिकाएँ। तो वो नाटिकाएं जो थी उसमें मंचन भी करती थी, मंचन करते करते एक्टिंग भी करती थी, और लोगों को डायरेक्शन भी देती थी, एक्टिंग भी कराती थी। तो उन्हीं में कुछ कविताओं की जो भूमिका बनी। और सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा कविता की शुरुआत हुई फेसबुक से। 2009 जून में मैं फेसबुक में आई, और फेसबुक में मैंने 2009 अक्टूबर से लिखना शुरू किया। पहली 4 पंक्तियों को इतना प्यार मिला कि जब से आज तक लिखती हूँ तो धीरे धीरे कविता से कविता की ओर, छंद मुक्त छंद से छंद की ओर, गज़ल की ओर बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। आपकी कविताओं में जहाँ तक मैंने देखा है, और दूसरे शायरों या कवियों के मुकाबले उर्दू का बहुत ही अच्छा आप इस्तेमाल करती हैं। तो आपने पहले सीखी है या बाद में सीखी है, या कैसे, ये बताइए। उर्दू की कहानी भी अजीब है। सोचिए, खून में है। मेरे पापा जो है, पापा से पहले कहूँ कि दादी
वो रावलपिंडी की थी पार्टीशन से पहले। दादा लाहौर के थे, बाद में वो राजस्थान अलवर में आ गए। तो उस ज़माने में उर्दू सीखना सभी के लिए ज़रूरी होता था। तो मेरे पापा उर्दू में बहुत बहुत अच्छा बोलते थे। इनफैक्ट हम एक बार ही कश्मीर गए तो पापा वहाँ बच्चों से उर्दू में अलिफ बेते थे करते हुए चल रहे थे। मुझे इतनी आती नहीं थी, लेकिन वो बच्चे इतने खुश कि हमारी भाषा कोई बोल रहा है। मिठास तो है उर्दू में। तो वो कुछ अपने आप से मेरे जहन में उर्दू के अल्फाज खुद ब खुद आते रहते हैं। लेकिन ये है कि खुद ब खुद आते हैं, लेकिन फिर उन्हें मैंने पढ़ पढ़ के बढ़ाया, उर्दू की लुगत को पढ़ के बढ़ाया। और अभी कुछ समय पहले मैंने एक मौलवी जी को बुला के कुछ 15-20 दिन, एक महीना उर्दू का लिखना पढ़ना कायदे से सीखा भी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी उसके लिए कि एक शायर हैं ज़फ़र मुरादाबादी साहब, मेट्रो में एक दिन मिले थे, एक प्रोग्राम से हम साथ आ रहे थे, तो उन्होंने अपने बैग में से एक कायदा निकाल के उर्दू का मुझे दिया कि पूनम जी इससे पढ़िए। तो वो कायदा भी मेरे लिए एक शुरुआत हुई उर्दू की। अच्छा, जो ये बताइए कि अभी तक आपकी कविताओं के बदल ये अलावा या कहानी, ये जो भी आपने बताया, कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? पुस्तकें प्रकाशित तो जो मेरी 16 हैं, एकल पुस्तकें हैं, काव्य संग्रह हैं, 2 हैं। एक है स्वप्न श्रृंगार, एक है अरमान। स्वप्न श्रृंगार आई 2011 जुलाई में अबोहर पंजाब से, और उसके बाद 2012 की जनवरी में एक पुस्तक आई जो कंबाइंड थी, संयुक्त संग्रह था जयपुर बोधी प्रकाशन से, स्त्री होकर सवाल करती हो। उसमें मेरी 2 रचनाएं थी। उसी समय 2012 फरवरी में मेरी एक और पुस्तक आई बीकानेर से, अरमान, वो भी काव्य संग्रह था। और उसके बाद एक और पुस्तक आई मांडवी प्रकाशन से, सपने अपने अपने, वो जापान से रमा शर्मा ने संपादित की थी। एक और पुस्तक आई उसके बाद, मैं बताना चाहूँगी, ये तुहिन आई, वो दिल्ली से आई, मुकेश कुमार सिन्हा द्वारा संपादित। इसमें करीब काफ़ी राइटर्स हैं। इसमें भी मेरी 5-6 कविताएं थी, 5-10 कविताएं भी हैं, गज़ल भी है, नज़्म है। और अब तीसरी पुस्तक आने की इंतज़ार है, बिल्कुल तैयार है, प्रकाशनाधीन है तो मांडवी प्रकाशन के पास, देखें कब छपती है। उसका शीर्षक है अभी तो सागर शेष है, और उसकी भूमिका में पंडित सुरेश नीरव ने लिखी है और फ्लैप मैटर डॉक्टर बेचैन ने लिखा है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से आप लिखती हैं घर में, और आपके एक पारिवारिक में रह रही हैं, परिवार में रह रही हैं, अच्छे बड़े परिवार में, तो आपको अपने परिवार का कितना सहयोग मिलता है इसमें, ये बताइए। परिवार के बिना तो कुछ भी नहीं हूँ, परिवार के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मेरे ससुर जी भी डॉक्टर होते हुए बड़े अच्छे भजन लिखते हैं। मेरी सास ने भी बहुत साथ दिया है। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड और बच्चों ने भी साथ दिया। मेरे हस्बैंड तो दिन रात एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि चलो, अभी जैसे कल जन्माष्टमी थी, तो उन्होंने बोला जन्माष्टमी पे जल्दी लिख लो, आने वाली है जन्माष्टमी, पहले ही बोल देते हैं कि तुम लिख लो। तो तैयारी उन्हीं की रहती है, साथ उन्हीं का रहता है। जितने भी फंक्शन होते हैं साथ जाते हैं, बैठते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, और बहुत सपोर्ट है, बहुत लिखने पढ़ने का। और मेरे पहले श्रोता वही होते हैं, और उसके बाद वो राय भी देते हैं, बिल्कुल। बल्कि एक कविता है अभी मैंने लिखी, फंदा, तो उस शीर्षक पे मुझे लिखना था। तो लिखने से पहले, रात में सोते समय पहले, उस फंदा शीर्षक पे हमारा डिस्कशन हुआ कि इसमें क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद उस कविता ने मूर्त रूप लिया। तो बिना उनके साथ के कुछ नहीं। अब जैसे मैं देख रहा हूँ आपके घर में जो अवार्ड है उनके अंबार लगे हुए हैं, पूरा घर भरा हुआ है, मैं देख रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आपको अवार्ड मिला या अब अवार्ड मिलते हैं, तो इसमें आपको कैसा लगता है, ये बताइए। अवार्ड मिलते हैं तो खुशी ही होती है, आपकी कला पहचानी जाए, किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा लगता है। पहला अवार्ड, वैसे तो मैं शुरू से एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कक्षा में फर्स्ट आई हूँ, तो फर्स्ट आने का पुरस्कार मुझे मिलता ही रहा है। उसके बाद 12वीं में भी मुझे पुरस्कार मिला, कॉलेज में भी पुरस्कार मिले, कॉम्पिटिशन्स में पुरस्कार मिलते रहे हैं। लेकिन मेरे काव्य के लिए मुझे पहला पुरस्कार मिला भरतपुर में। हमारे मित्र हैं किशोर श्रीवास्तव और एक मित्र हैं अशोक जी। तो उन भरतपुर का जो एक था
अपना घर अनाथ आश्रम है, वहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, तो वहाँ मुझे सरस्वती पुरस्कार मिला। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, वो था राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड। वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में मिला 2012 में। फिर आगरा में मुझे मिला फेसबुक अवार्ड, फेस ऑफ द फेसबुक अवार्ड। तो फिर ऐसे शुरुआत हुई। पुरस्कार मिलना बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी मुझे हाल ही में 14 अगस्त को मिला समता अवार्ड, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के हाथ से मिला। आपकी जो ये किताब है, मैंने देख रहा हूँ अरमान, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा। ये पुस्तक है। एक दूसरी आपने बताई थी सोपन श्रृंगार, ये है जो आप देख सकते हैं। और तौहीन, इसमें भी इनकी कई रचनाएं हैं। उसके बाद है सपने अपने अपने, ये संपादित किया है रमा शर्मा ने, जापान से है। इसको भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी हैं, स्त्री होकर सवाल करती हो, बहुत अच्छा शीर्षक है, इसमें भी इनकी हैं। और इसके अलावा खुद जो जनता की खोज हमारी मैगजीन है, मैंने भी इनके कई बार प्रकाशित किए हैं। तो आगे अब भविष्य में आप जैसे कविता के बारे में, या मैं कहूँगा कि अगली सीढ़ी जो होती है वो एक फिल्म के गाने लिखने होता है, ये जाना होता है फिल्मों में, क्या उधर भी आपका जाने का इरादा है? फिल्मों से पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक पुरस्कार मुझे मॉरिशस से भी मिला, दिल्ली भारत मॉरिशस गवर्नमेंट से, और मेरी कविता वहाँ प्रथम आई। तो भारत और मॉरिशस की द्विपक्षीय संस्था ने प्रतियोगिता की थी, विश्व हिंदी प्रतियोगिता, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। एक विश्व स्तर पे पहचान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे साहित्य के क्षेत्र में भी दिल्ली में, आसपास भारत में पहचान मिली। और फिल्म का तो यह है कि फेसबुक पे लोग बोलते रहते हैं कि आप शायरा कैसे बन गई, आपको तो मॉडलिंग करनी चाहिए थी। अब किस समय क्या करना है वो तो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, तस्वीरों ने भी पहचान दिलाई है। फिल्म के लिए लिखना वो बहुत लोग मुझे कह चुके हैं। मेरे मित्र हैं एक कलीराम तोमर जी, वो फिल्में बनाते हैं, वो उन्होंने बाकायदा फॉर्म ला के दिया है कि फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में आप रजिस्टर करा दो, और फिर अगर गीत लिखें तो अच्छा है, गज़लें तो आप लिख रही हैं, ज़रूर उनको फिल्म में हम लेंगे, ऐसा कुछ कहा है। और भी एक मित्र हैं, वो फिल्म में ही काम करते हैं, सुनील, तो फिल्म और सीरियल्स में काम करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि पूनम जी आपका लेखन फिल्म में आना चाहिए, आप खुद भी फिल्म में आनी चाहिए। अभी जो नए राइटर आ रहे हैं जो लिखते हैं, अब मैं भी देखता हूँ काफ़ी फेसबुक पे भी हैं, वैसे हमारे पास भी बहुत लोग भेजते रहते हैं अपनी छपवाने के लिए, तो उन्हें आप क्या देना चाहेंगे कि किस तरह से वो आगे बढ़ें, या लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मैं तो खुद नहीं हूँ, मैं किसी को क्या राय दूंगी, लेकिन हाँ, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो भाव मन में आते हैं उनको शब्द देने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। शब्द तभी होंगे जब आपका अनुभव होगा पढ़ने का, और आपने दूसरों को सुना होगा और बहुत ध्यान से सुना होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो शब्द कहाँ से आएंगे? शब्द जब आते हैं तो आपको अपनी भावों को मूर्त रूप देना आसान हो जाता है। तो जल्दी में कुछ ना करें, बल्कि मैं व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन ग्रुप्स में कभी कभी कक्षा लेती हूँ, संचालन करती हूँ। तो जितना मेरे पास ज्ञान होता है, जितनी मेरी नॉलेज है, इतनी ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ खैर, जितना नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ शब्दों के बारे में, बहर के बारे में, तो वो उनसे साझा करती हूँ। और यही कहती हूँ कि लिखते चलो, लिखते चलेंगे तो धीरे धीरे, जैसे मैं आगे आई हूँ, मेरा भी लेखन सुधरा है, उनका भी सुधर जाएगा। और अपने विचारों को पाठकों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पहला तो कवि अपने लिए लिखता है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने को उसको बहुत, जैसे कहते हैं, आराम, सुकून, चैन मिलता है कि लिख लिया मैंने, और उस रात नींद भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन जब वो चीज़ पाठकों के पास पहुंचती है तो फिर वो कवि की नहीं रहती, शायर की नहीं रहती, जनता की हो जाती है, पाठक की हो जाती है। तो उसमें क्वालिटी तो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो ठहरेगी। और एक बात और है, वो ये कि साहित्यकार कहते हैं आपके क्लिष्ट शब्द होने चाहिए, मुश्किल शब्द होने चाहिए। फेसबुक ने और मेरे पाठकों ने, मेरे श्रोताओं ने, मेरे मित्रों ने मुझे ये बताया कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो दिल तक पहुँचे, मुश्किल ना हो, आसान हो, समझ आए, दिल तक पहुँचे। दिल तक पहुँच गए तो आपका लेखन सफल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
मैं जानना चाहूँगा पूनम माटिया जी कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो अपनी वो 4 लाइनें या इससे ज़्यादा जो भी आप सुनाना चाहे, गज़ल या कविता या शेर, वो हमें ज़रूर सुनाएं। ज़रूर। दरअसल जो एक लाइफ का आधार होता है, जो पंक्तियाँ मुझे भी पसंद हैं और जो आई थिंक सभी को पसंद आएंगी, वो ये है कि हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, हस्ती नहीं मिटती किसी के मिटाने से, आती नहीं नींद सिर्फ सो जाने से, एक आग सी जलती है सीने में जिनके, बुझती नहीं वो आग किसी के बुझाने से। बहुत सुंदर। तो एक आग जो है वो सीने में रहनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। और 4 पंक्तियाँ और देती हूँ कि चलिए ये पंक्तियाँ मैं अपने हस्बैंड को समर्पित करती हूँ, वो आज यहाँ है नहीं इस इंटरव्यू के दौरान। तो नहीं तुमसा कोई अच्छा तुम ही पे दिल ये आया है, नहीं तुमसा कोई अच्छा तुम ही पे दिल ये आया है, तुम्हारे हो गए जब से ना कोई और भाया है। अजब ये रंग है इसके हिना सा रंग लाया है, तुम्हारे इश्क में खोकर खुद ही को मैंने पाया है, तुम्हारे इश्क में खोकर खुद ही को मैंने पाया है। और सुनेंगे जी। और सुनिए, चलिए आपको एक गज़ल सुनाती हूँ मुकम्मल कि यादों की एक अनमिट चिट्ठी लिखी होती है, यादों की एक अनमिट चिट्ठी लिखी होती है, बस उतना पढ़ पाते जितनी लिखी होती है। और शेर यूँ है कि सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की, सांसें धड़कन सबको मिलती हैं पर गिनती की, जीता हर कोई है जितनी लिखी होती है, जीता हर कोई है जितनी लिखी होती है। और शेर सुनिएगा कि कौन चलेगा साथ उम्र भर किसको कौन वरे, कौन चलेगा साथ उम्र भर किसको कौन वरे, किस्मत में वो खास निशानी लिखी होती है। और एक शेर ये कि ये खास शेर होली के मौके पे हुआ कि पुरुषों को बहुत पसंद आता है कि केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, केवल राधा ही मोहन को पूर्ण नहीं करती, मीरा सी भी एक दीवानी लिखी होती है, मीरा सी भी एक दीवानी लिखी होती है। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि रात अमावस की ही तो भाग्य नहीं लिखता, रात अमावस की ही तो भाग्य नहीं लिखता, उसने एक शब्द पूनम की भी लिखी होती है, उसने एक शब्द पूनम की भी लिखी होती है। बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें, और हम दर्शकों तक भी ये दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि, और हमारी दुआएं भी है कि पूनम माटिया ज़िंदगी में और ज़्यादा तरक्की करती रहें। आपने इतना समय निकाला, आजकल समय सबसे बड़ा, समय ही कहते हैं पैसा है, तो इतना समय निकाला, इतनी दूर आए, नोएडा से यहाँ आना बहुत आसान काम नहीं है। मैं जनता टीवी का रऊफ जी का बहुत शुक्रिया और उनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और मुझ जैसी नाचीज़ को, मुझ जैसी अकिंचन को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।